हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल इन केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जे एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग वन शॉट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और साथ में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट और जे एग्जाम में आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेटल लिगेंड के बीच में जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यहाँ पे जो डी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास स्पेशल केस होता है, उनके पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ऐसा इसलिए होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल और सुटेबल साइज होता है, जिसकी वजह से आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए इनको बेस्ट कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में यही बनाते हैं। मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स बनता है, लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल के साथ में, इन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही बनाता है। उसकी एक खास वजह यही है कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल सुटेबल एनर्जी के होते हैं, साथ साथ में इनके पास साइज जो होता है बहुत ही परफेक्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स और भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइड ब्लॉक के एलिमेंट्स के भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन उतना सुटेबल नहीं होते हैं, बहुत स्टेबल नहीं होता है। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनके कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्टेबल होते हैं और बहुत ही सुटेबल कंडीशन मेटल होता है। इसे स्पेशल कैटेगरी होती है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की, जो कि कॉम्प्लेक्स बनाता है। और हम बात करें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। लिगेंड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मेटल एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड देता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं लिगेंड्स को बेसिक नेचर कह सकते हैं, लुईस बेस कह सकते हैं, और मेटल को हम एसिड की तरह मान सकते हैं, लुईस एसिड की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेन देन हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और इस तरह से हम कह सकते हैं बॉन्डिंग का जो नेचर होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और यहाँ इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह से जब भी कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे लेन देन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा, मेटल लेगा अपने डी ऑर्बिटल्स में, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, हमें डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे क्लोरोफिल है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, उसके अंदर जो आपका मैग्नीशियम मेटल होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में हमारे होता है, वहाँ पे भी आयरन +2 स्टेट में होता है, जो कि प्रोफाइलिन रिंग से जुड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी बनाता है आयरन। अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो कोबाल्ट होता है इसमें भी। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, क्लोरोफिल है, आपका हीमोग्लोबिन है, विटामिन, इन सब में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम वर्नर थ्योरी की बात करते हैं, जो जिनको फादर ऑफ इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं, इनकी फाइंडिंग बहुत सारी थी, इनके एक्सपेरिमेंट बहुत सारे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उनका जो ऑब्जर्वेशन था ये था कि यहाँ ने कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में अमोनिया मिक्स किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस पे मिक्स किया और उन्होंने देखा कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो रही थी और उसका अमाउंट जो था, मतलब मोल जो कंजप्शन था वो अलग अलग था। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इनका जो फाइंडिंग थी, बेसिकली इन्होंने किया क्या एक्सपेरिमेंट में, इसको अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में इन्होंने 6 मोल ऑफ अमोनिया लिया पहले, उसके बाद 5 मोल लिया, उसके बाद 5 मोल ऑफ अमोनिया लिया, उसके बाद 4 मोल ऑफ अमोनिया लिया। इस तरीके से नीचे आते गए और उसके बाद देखा कि कलर जो मिल रहा था, जो कॉम्प्लेक्स का जो कलर, जो भी टेस्ट ट्यूब जो में कर रहे हैं, जो भी टेस्ट कर रहे थे, इसका कलर कुछ और था। यहाँ पे 6 मोल लिया तो कलर येलो मिला, पर्पल मिला, ग्रीन मिला, वायलेट मिला, अलग अलग कलर मिला। हालांकि ये सिस एंड ट्रांस था, इसलिए कलर इनमें चेंज आया है ड्यू टू इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो इनमें थोड़ा सा कलर का फर्क आया। लेकिन जो बेसिक जो एक्सपेरिमेंट था इनका, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में इन्होंने अमोनिया मिक्स किया और उसके बाद उसमें एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट मिक्स किया, तो उसमें प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हुआ और फाइनली इस वक्त हम जो लिखते हैं इस तरह से इस फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ जो Cl आयन, जो आयन पार्ट से प्रिसिपिटेट पर मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स हुआ, अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर इसमें आप एक्सेस जो AgCl नाइट्रेट डालेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 3 Cl है तो 3 मोल ऑफ Ag रिएक्ट करेगा और यहाँ पे 3 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 2 मोल ऑफ सिल्वर यूज होगा, यहाँ पे 1 मोल ऑफ सिल्वर यूज, यहाँ पे 1 भी मोल सिल्वर यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल होगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 अमोनिया मिक्स किया इन्होंने, अगर हम बात करें कि फिर से अगर इन्होंने कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अगर हमने नंबर इसका कम करते गए, यहाँ पे हम 3 मोल ऑफ अमोनिया कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोबाल्ट और Cl3 यहाँ पे Cl का 3 हो जाएगा और यहाँ पे अमोनिया का जो है आपको 3 बनने वाला है। तो इस तरह से बाहर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन कराओगे सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस में, तो कोई रिएक्शन यहाँ पे देने वाला नहीं,
कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो कहने का मतलब इनके एक्सपेरिमेंट से फाइंडिंग, दो चीजों की इन्होंने फाइंडिंग की और बताया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उनमें दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और प्राइमरी वैलेंसी के बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि हाँ, वो कंडक्टेंस के बारे में को सवाल पूछ सकता है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसका कंडक्शन अगर आप मेजर करेंगे, कंडक्टिविटी मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि नंबर ऑफ जितने भी आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। यहाँ पे अगर देखें नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो यहाँ पे 4 आयंस टोटल है, क्योंकि एक ये है और एक 3 मोले है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने 2 है, और यहाँ पे कितना, यहाँ भी 2 है। तो कहने का मतलब है कि डिसोसिएशन के बाद यहाँ पे अब इसका यहाँ पे इस जो कॉम्प्लेक्स की जो फाइंडिंग जो इन्होंने ये आज रिसेंट ईयर में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंट किया, कोबाल्ट क्लोराइड को मिक्स किया अमोनिया के साथ में और सिल्वर नाइट्रेट मिक्स किया, प्रेसिपिटेशन देखा, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको मिलने के बाद इन्होंने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बताया इन्होंने कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। क्या बताया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी का मतलब होता है, यहां देखिए, यहां पे बताया कि जो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल है सो टू, जो भी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें दो तरह की वैलेंसी होती है। और इन्होंने पहली बार बताया कि जो मेटल है शो टू टाइप की लिंकेज होते हैं, जिसमें वैलेंसी बोलते हैं इसको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब मेटल लिगेंड जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें दो तरह की वैलेंसी और मेटल के पास होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसका जो नेचर होता है, प्राइमरी वैलेंसी का जो नेचर होता है वो आयोनाइजेबल होती है, करस्पॉन्ड टू द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, ये सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन, इसको कह सकते हैं, या नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयोनाइजेबल होती है और ये इक्वल होती है मेटल के ऑक्सीजन नंबर के बराबर होती है, और मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो स्टेबलाइज बाय नेगेटिव चार्ज। याद कर सकते हो, ये सारी बातें इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी की बात करें। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया कि भाई इसका जो नेचर होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, और यहाँ पे डायरेक्शनल होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, करेस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसके बराबर। अगर मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर जो है 4 हो जाएगा। अगर हम कहें कि जो 6 लिगेंड अगर मेटल साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे उसके इक्विवेलेंट मान लिया गया कि यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी बता दिया कि मेटल पे जो ऑक्सीजन स्टेट है उसके बराबर होती है और जो स्टेबलाइज होती है नेगेटिव चार्ज के द्वारा। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी जो इक्विवेलेंट होगी किसके, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बराबर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड का नंबर होगा मेटल की तरफ जो ज्योमेट्री जो होगी वो उसके हमेशा बराबर होती है। तो ये दो बातें बताई जो इंपॉर्टेंट थी। अगर आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पे आयन और ग्रुप की बात करें, बॉन्ड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट्स करस्पॉन्डिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे बात है तीन, अगर मेटल के एक मेटल के साथ 3 लिगेंड जुड़ते हैं ट्राइगोनल हो जाएगा। 4 लिगेंड दो ज्योमेट्री में हो सकता है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिड हो सकता है। 5 अगर लिगेंड जुड़ते हैं मेटल के साथ में तो वहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। 6 लिगेंड जुड़ते हैं तो वहां पे हम कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो यह अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप अलग अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे हमेशा लिगेंड का जो नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो मेटल का होता है उससे बराबर होता है। यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है वर्नर थ्योरी से। इनके एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड जो कोबाल्ट +3 में ऑक्सीजन स्टेट में थी और जब उसके साथ अमोनिया मिक्स किया, डिफरेंट 6 मोल 5 मोल इस तरह से मिक्स किया, डिफरेंट कलर आया। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में मिक्स किया उन्होंने और उसके बाद डिफरेंट मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ। उसके सारी फाइंडिंग बाद दो तरह की बातें बताई उन्होंने, प्राइमरी और सेकेंडरी, और बताया कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी आयोनाइजेबल नहीं होती है, जो कि ऑक्सीजन नंबर के बराबर होती है। अब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताया कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है और जो कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगी। इतनी बातें आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि मॉडर्न फॉर्मुलेशन में जो मॉडर्न फॉर्मुलेशन दिया है कॉम्प्लेक्स का, जो हमने जो है पिछले नोमेनक्लेचर है, स्पेशल अरेंजमेंट जो है कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, जो ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है, आपका ऑक्टाहेड्रल है, इनको बोलते हैं। जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का मेटल का चार्ट उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। द स्पीसीज विद इन द ब्रैकेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पीसीज विद इन द ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। एंड द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट उसको बोलते हैं काउंटर आयन। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो मेटल जो होता है, अगर हम कहें कि जो मेटल है यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा इसको समझा जाए, ठीक है, यहाँ पे जो मेटल है
यहाँ मेटल है, लिगेंड है, अगर इसका नंबर कुछ भी हो सकता है और ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे अगर हम इसको प्लस मानते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ मेटल है जो इस ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं जिसको। जो यहाँ पे लिगेंड है उसका नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वही आपका सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये मेटल की, वो मतलब मेटल पे जो ऑक्सीजन प्राइमरी वैलेंसी के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो बातें कही गई हैं कि जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम कोऑर्डिनेशन इंटाइटी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, या इसको हम जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं। ये सारी बातें जो है इसके लिए कही गई। अब यहाँ पे मसला है कि जो बातें और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखा जाए कि ही फर्दर पोस्टुलेट दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप जो था मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल में पाया गया। ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल में चीजें देखी गई, ओके। और 10 कोबाल्ट का जो अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जितने भी जो कॉम्प्लेक्स बना आर ऑक्टाहेड्रल इन टाइप, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, वाइल सम ऑफ द निकल के हैं, प्लेटिनम के आर टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे जो प्लेटिनम Cl4 2- है, यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन में D8 में है, यहाँ पे आपका जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो मोस्ट कॉमन जो ज्योमेट्रिकल शेप में मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स पाए जाते थे वो ज्यादातर अपने ऑक्टाहेड्रल में है यहाँ पे, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में बहुत ज्यादा नहीं है, मोस्ट कॉमन ऑक्टाहेड्रल में पाए जाते। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंस बिटवीन द बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, देखो एडिशन कंपाउंड दोनों है, लेकिन यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक जो रेशियो में मिक्स होता है, और यहाँ पे डबल सॉल्ट अपनी जो भी उसकी अगर उसको आप एक्वस सोल्यूशन में आप डालते हो तो अपनी जो आइडेंटिटी खो देता है, और जितने भी उसमें मेटल्स हैं वो सबका सब अपना टेस्ट देते हैं। पोटेशियम अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, मोहर साल्ट देते हैं, यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट है, जिसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। अगर इसको आप एक्वस सोल्यूशन में डालते हो तो ये सबका आयरन का टेस्ट देगा, सल्फेट का देगा, अमोनिया का देगा, सबका टेस्ट देगा, ओके। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये टेस्ट नहीं देते हैं, आयनाइज नहीं होते हैं, पार्शियल इनका कंप्लीट यहाँ कह सकते हैं आयनाइजेशन होता है, और फुल्ली यहाँ पे आयरन प्लस 2 जो भी होगा टेस्ट देगा, अमोनिया देगा, सल्फेट देगा, यहाँ पोटेशियम देगा, एल्युमिनियम देगा। तो यहाँ पे पोटास एलम है या मोहर साल्ट है या कार्नालाइट है, जितने भी एग्जांपल हैं यहाँ पे ये सारे यहाँ पे डबल सॉल्ट है, इजिली डिसोसिएट एक सोल्यूशन में आसानी से डिसोसिएट हो जाएंगे और टेस्ट सारे देंगे पॉजिटिव। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं टेस्ट नहीं देते हैं। ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट आप कह सकते हो, ये डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अगर हम आगे बात डिफिनेशन की बात करें, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप याद रखना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंटाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मेटल लिगेंड, जो यहाँ पे इस तरह लिखा होता है, जैसे हम कहते हैं यहाँ मेटल है, उसके बाद लिगेंड एन है, और इस तरह ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ प्लस और माइनस है, तो इस वाले पार्ट को हम जो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटाइटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन इंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हैं। काउंटर आयन उसको बोलते हैं जो ब्रैकेट के बाहर होता है, जो कि आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर आयन बोलते हैं। यहाँ दीज आर आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, आयोनाइज हो जाता है आसानी से, रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, इनको बाहर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे प्लस, आप यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 4 पोटेशियम होगा, इसको आयोनाइज करते हैं आप, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर हम बोले, देखिए अगर आप यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेशियम 4 है यहाँ पे, और Fe आपका Cl6 है इस तरीके से, तो यहाँ पे जब आयनाइज होगा तो यहाँ पे 4 पोटेशियम प्लस में हो जाएगा, और प्लस आपका FeCN आपका 6, और यहाँ पे आपको 4 माइनस होगा, तो इस तरह से आयनाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं काउंटर आयन, जो ब्रैकेट के बाहर होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ओके। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, एंड द काउंटर आयन इज पोटेशियम, ओके। सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये जो मेटल होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, आयन भी कह सकते हैं, टू विच वन या मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आयंस आर लिंक्ड by coordinate bond in the definite geometrical arrangement around it. It is also referred as Lewis acid. बताया था मैंने कि मेटल को हम Lewis acid कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, इसलिए इसको हम Lewis acid भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल से बोलेंगे जब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में मेटल जुड़ा होता है नंबर ऑफ लिगेंड से, और लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उसको बेस बोलते हैं, Lewis बेस, और मेटल को Lewis एसिड बोलते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर पूछें कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? निकिल है, जो कि डिफरेंट लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो निकिल, कोबाल्ट, आयरन आर द सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लिगेंड की बात करें, लिगेंड क्या होता है? लिगेंड हम जानते हो आयंस, यहाँ पे लिगेंड के बारे में आयंस या मॉलिक्यूल्स विच आर लिंक्ड to the central metal atom through the coordinate bond by dotting lone pair of electron present on the donor atom and their types, different types होते हैं। मतलब जो भी लिगेंड्स हम उनको बोलते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल्स को, और उसको हम लिगेंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिगेंड के बहुत सारे टाइप है। यूनिडेंटल लिगेंड का मतलब है कि यहाँ पे लिगेंड बाउंड विद द मेटल
आयन थ्रू द सिंगल डोनर एटम। अगर बोलते बात करते हैं, अगर एक डोनर साइट है उसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेड बोलते हैं। डाइडेंटेड मतलब दो डोनर साइट है, यहाँ पे सिर्फ एक डोनर साइट है, एक ही एटम है जो डोनेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए दो कर सकता है। यहाँ बाइडेंटेड का मतलब यहाँ पे इथेन डायमीन है जो मेटल को दो, एक ही लिगेंड है लेकिन दो इसमें डोनर साइट, इसलिए बोलते हैं इसको बाइडेंटेड या डाइडेंटेड बोल सकते हैं। ऑक्सलेट है यहाँ पे पॉलीडेंटेड का एग्जांपल है, इसमें हम बोल सकते हैं EDTA इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट जो आपका हेक्साडेंटेड है। कैसा है? 6 डोनर साइट इसमें, इसलिए हेक्साडेंटेड बोलते हैं या पॉलीडेंटेड भी कह सकते हैं। चिलेट लिगेंड उसे बोलते हैं जो डाइडेंटेड हो, और डाइडेंटेड जो होता है या पॉलीडेंटेड हो लिगेंड्स व्हिच फॉर्म 2 or more coordinate bond with the central metal atom in such a way to that 5 या 6 member ring is formed। जब भी 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा मेटल लिगेंड बीच में, उसको हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे मान लो कुछ लिगेंड ऐसे हमारे पास है, जैसे बोला ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट 2- है, या आपका इथिलीन डायमीन है, इथिलीन डायमीन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी मेटल के साथ अगर हम लिगेंड यहाँ ले लें, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे NH2 है, इस तरह से इथिलीन डायमीन है, इसको हम इथिलीन डायमीन कह सकते हैं, और यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो आपका रिंग जो बनेगी वो 5 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है 6 और 5 मेंबर, 6 और 5 मेंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, 3 मेंबर नहीं बनेगा, स्टेबल नहीं होता है, फिर चिलेट बोलते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है लेके आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? यहाँ पे जो आपके डाइडेंटेड लिगेंड हो या पॉलीडेंटेड लिगेंड हो ऑलवेज फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स विद द मेटल। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि 5 to 6 मेंबर जो रिंग का फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा फेवर करेगा रेदर देन 3 मेंबर और 4 मेंबर। तो यहाँ पे दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड है विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम। मतलब यहाँ पे एक समय में एक ही बार डोनेट करेगा लो पेयर अपना मेटल की तरफ, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी कर सकता है और इसमें ऑक्सीजन भी कर सकता है, यहाँ सल्फर भी कर सकता है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो भी कर सकता है। तो इस तरह से जो लिगेंड होते हैं उनको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, जहाँ पे एक से ज्यादा एक समय में तो एक ही करेगा लेकिन एक से ज्यादा साइट होगी, उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे सिंपल है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स which can donate coordinate through the 2 different atom that called be ambidentate। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो लिगेंड का जो नंबर होता है अराउंड द मेटल सेंटर उसको हम बोलते हैं दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे इट इज द टोटल नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्रू विच द सेंटर एटम आयन अटैच विथ लिगेंड। तो लिगेंड जो मेटल से जुड़ा हुआ है, लिगेंड का जो नंबर है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इतने लिगेंड डोनेट कर रहे हैं अपना पेयर इलेक्ट्रॉन, उतना ही जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर उसके बराबर होता है। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको याद। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ प्लेटिनम है जिसमें 6 आपका यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, और यहाँ पे देखें तो 4, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे प्लेटिनम और यहाँ 6 and 4 कह सकते हैं। यहाँ पे देखा ऑक्सीडेट होता है, बाइडेंटेट होता है। यहाँ पे इथिलीन डायमीन की बात करें तो यहाँ पे डाइडेंटेट होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मेटल के साथ EN लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यहाँ मान लो 2+ है, तो यहाँ पे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इथिलीन डायमीन जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 डोनर साइट है, तो 3 होगा, तो यहाँ पे 3 × 2 होगा, इसका मतलब 6 आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेट है, मेटल के साथ ऑक्सीडेट है, तो 2 डोनर साइट होता है, अगर 3 है उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका हेक्सा, अगर मेटल के साथ EDTA है तो हम कह सकते हैं EDTA जो है आपका हेक्साडेंटेट होता है, 6 कोऑर्डिनेशन साइट होती है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी है लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड के टाइप्स के बारे में, डोनर कितने होते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की बात करते हैं। यहाँ पे अगर इट इज स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, ऑक्टाहेड्रल है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, उस को बोलते हैं हम स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आगे अगर बढ़े तो 2 और बातें, ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो दिस इज नंबर हम कह सकते हैं दैट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। जो नंबर है सेंट्रल एटम पे, कहाँ पे, सेंट्रल जो एटम है, अगर उस पे जो नंबर है उसी नंबर को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसी नंबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो ये सारी बातें ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो नंबर है, क्या है, जो नंबर है मेटल पे, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कॉपर के साथ जो साइनाइड 4 लगा हुआ है, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे CN4 लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 माइनस है। इसका मतलब 3 माइनस कहाँ पे, इसके ऊपर है, कॉपर के ऊपर 3 माइनस है, और यहाँ पे 4 आपका जो है Cl माइनस, जो माइनस होता है, तो यहाँ 4 का मतलब 4 प्लस, तो यहाँ पे कह सकते हैं कॉपर किस में, +1 ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि -3 है इसके ऊपर और यहाँ -4 है, और -4 वहाँ +4, तो +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉपर जो है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन में है। इसको हम जो रोमन जो है में से दर्शाएंगे। कभी भी अगर मान लो कॉपर +2 में होगा तो हम इसको इस तरह रखेंगे, अगर आयरन +3 में है तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हमेशा मेटल के साथ इस तरह से हम रोमन में लिखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होती है। होमोलेप्टिक क्वेश्चन पूछता है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर एक तरह के सारे लिगेंड है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मेटल लिगेंड का जो स्फीयर है, यहाँ पे मेटल है और लिगेंड है, यहाँ पे जो लिगेंड है सब जब एक जैसे होंगे तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल एटम्स आयंस बाउंडेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट अमोनिया का लिगेंड है, यहाँ पे हम बोले कि कोबाल्ट है और यहाँ पे अमोनिया है 6 है, और यहाँ पे हम बोले 2+ है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे इसमें लिगेंड जो है सब एक जैसे हैं, उसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हेटेरोलेप्टिक का मतलब है कि जब लिगेंड जो है एक से ज्यादा होंगे, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम आयन बाउंडेड टू मोर देन डिफरेंट काइंड, यहाँ कह सकते हैं अमोनिया भी है, यहाँ क्लोराइड भी है। तो इस तरह से जब एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं अदर टाइप्स के, तो उस तरह कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐसा समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ बातें और हैं, हम लोग नेमिंग यहाँ पे नाम रखने जा रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर की बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो रूल्स क्या है फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल रूल्स है। यहाँ पे कहते हैं फॉर्मूला ऑफ द केटायंस वेदर सिंपल या कॉम्प्लेक्स मस्ट बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे कोई मेटल लिगेंड का जो कॉम्प्लेक्स है n नंबर, अगर हम बात करते हैं तो मेटल और n नंबर ऑफ लिगेंड जो होता है, तो यहाँ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे मेटल लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है n नंबर, तो यहाँ पे मान लो प्लस है और यहाँ पे मान लो माइनस है, तो कभी भी प्लस जो है पहले लिखेंगे, माइनस हम बाद में लिखेंगे। प्लस तो पहले सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, पहले प्लस होता है फिर बाद में, ऐसा कभी नहीं देखा होगा Cl- पहले या सोडियम बाद में, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे हमेशा जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यहाँ पे जैसे K4 है, यहाँ पे आपको मेटल है, और यहाँ पे Cn मान लो कि 6 है, इस तरह से। तो इसका मीनिंग क्या है, ये डिसोसिएट होगा, ये प्लस है और ये माइनस है। ब्रैकेट को बाद में अगर लिखते हैं, यहाँ पे मान लो Cl, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इस तरीके से इसको याद रखना है। तो हमेशा क्या करना है, पहले प्लस लिखना है। यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ द केटायन विल बी, यहाँ सिंपल कॉम्प्लेक्स मस्ट रिटन बी फर्स्ट फॉलोड बाय एन आयन। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो मेटल लिगेंड उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। पॉली एटॉमिक जो लिगेंड होंगे, जो एक से पॉली जो एटॉमिक लिगेंड है, आर इनक्लोज इन द ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे इथीन डायमीन है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑक्सलेट है, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉली जो एटॉमिक लिगेंड है, उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें कि लिगेंड जो है लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर नॉट अकॉर्डिंग टू चार्ज। यहाँ पे जो भी लिगेंड आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको मेटल और यहाँ पे लिगेंड डिफरेंट लिगेंड है, ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो मेटल लिगेंड को हम लिख रहे हैं मेटल के साथ, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल, पहले लिगेंड ए होगा, फिर लिगेंड बी होगा, फिर लिगेंड सी होगा, इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिगेंड्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो गई। नंबर ऑफ केटायन और एनायन to be written in the formula is called calculated on the basis of total positive charge must be equal to total negative charge as a complex 4 is electroneutral। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है टोटली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे अगर 4+ चार्ज है, तो लिगेंड जो होगा यहाँ पे उसके ऊपर कितना होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 4- होगा, मतलब टोटल जो है आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा। क्योंकि यहाँ पे ये बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ केटायन जो होंगे या एनायन होंगे टू बी रिटन इन द फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज और एज ए कॉम्प्लेक्स एज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, तो ये हम कहते हैं, ये बातें इंपॉर्टेंट है। और रूल्स फॉर द नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो रूल्स है नाम लिखने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या है रूल्स देखिए। पहला जो रूल है, केटायन इज नेम्ड फर्स्ट। कभी भी अगर यहाँ पे अगर नाम रखते हैं, यहाँ पे अगर मेटाइल है इस तरह से, अगर यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे मेटल लिगेंड है इस तरह से अगर है, तो यहाँ पे केटायन इज नेम्ड फर्स्ट। तो इसका मतलब केटायन और एनायन है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं होता है कि यहाँ पे मेटल है, लिगेंड है, एन है,
और यहाँ पे X माइनस है, मतलब यहाँ पे क्लोराइड है, तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया। तो इस कंडीशन में जो केटायन इज नेम फर्स्ट देन एनायन, मतलब केटायन, अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पहले हम इसका नाम रखेंगे फिर बाद में इसका नाम रखेंगे, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स पहले लिखेंगे, क्योंकि यह केटायन है और ये वाला एनायन है, एनायन को बाद लिखेंगे। तो इस हिसाब से पहले केटायन का नाम लिखा जाएगा, बाद में एनायन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो इतनी बात समझ में आई। फिर नेमिंग जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नेमिंग जो होगा, लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट, जो लिगेंड होंगे उनका नाम पहले लिखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो भी लिगेंड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, फॉलोड बाय मेटल एटम एंड देन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल बाय रोमन न्यूमेरिकल इन द पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, पहले केटायन का नाम लिखना है, बाद में आयन का नाम लिखना है। अगर नेमिंग जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और साथ में हम मेटल के ऑक्सीजन स्टेट होगी उसको रोमन में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातें समझ में आए तो आगे बढ़ जाए। यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है, नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड स्टार्टेड विद द स्मॉल लेटर। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्टेड विद द स्मॉल लेटर एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एंड एज वन वर्ड। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रहा है, एक वर्ड में पूरा लिख देना है। ओके, स्मॉल लेटर स्टार्ट करना है और एक वर्ड में सारा लिख देना है, लिगेंड जो भी है। तो यहाँ पे अगर नेमिंग ऑफ लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ लिगेंड्स के रूल है। नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड की बात करते हैं तो उनके एंड में हम आइडो लगाएंगे। जो एनायनिक लिगेंड होंगे, यहाँ पे जैसे क्लोराइड है तो यहाँ पे हम क्लोराइडो लगाएंगे, आइडो पार्ट जोड़ देंगे। न्यूट्रल लिगेंड होंगे तो हम उसमें जो है रिटेन देयर नेम, जो उनका नाम होगा, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अमोनिया है, एमीन है और वो एक्वा कॉम्प्लेक्स है, इनका हम नाम रिटेन रखेंगे। नेम जो होगा केटायन का, उन्हें हमेशा आईएम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे केटायनिक लिगेंड है तो यहाँ पे नाइट्रोनियम हो जाएगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो केटायन केस में जो केटायनिक लिगेंड है उसमें आईएम लगाना है, जो एनायनिक लिगेंड होंगे उसमें आइडो लगाना है, जो आपके न्यूट्रल है उनके रिटेन देयर नेम, जिसमें आपको अमीन है और एक्वा है। यहाँ पे सर्टेन लिगेंड्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एब्रिविएशन, इसको एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि बड़े लिगेंड होते हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है इंस्टेड ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म। उनके इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर मान लो कि कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे मेटल है और मान लो कि इसमें इथिलीन डायमीन यूज करना है, तो यहाँ पे आपको जो C2 है, या हम इसको जैसे इथिलीन डायमीन है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे आपका NH2 है। अब इसको ब्रैकेट में इसको एब्रिविएशन में लिखना है, यहाँ पे EN फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सिलेट जैसे, तो ऑक्सिलेट को हम ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। EDTA है, हेक्साडेसिमल EDTA, फिर इसको ब्रैकेट में लिखना है। जो भी आपके ऐसे होंगे जो बड़े होंगे नाम में, उनको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में, उनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर रही। ये सारे रूल्स है जो याद होने चाहिए जब भी आपको नाम लिखना हो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एम्बीडेंटेड जो लिगेंड होते हैं आर नेम्ड बाय यूजिंग डिफरेंट नेम ऑफ लिगेंड बाय प्लेसिंग द सिंबल ऑफ डोनर एटम। अगर देखो यहाँ एम्बीडेंटेड मतलब सल्फर भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो थायोसाइनेटो मतलब सल्फर लगाएंगे, इसका मतलब इसमें डोनेशन जो साइट है, जो डोनेटर है इसमें सल्फर है, तो यहाँ पे थायोसाइनेटो। यहाँ पे अगर हम बोले थायोसाइनेटो मतलब एन, मतलब इसमें नाइट्रोजन कर रहा है। आइसोथायोसाइनेटो मतलब इसमें आपको ऑक्सीजन कर रहा है। तो इस तरह से आपको नाइट्राइटो है ऑक्सीजन कर रहा है, नाइट्राइटो मतलब नाइट्रोजन कर रहा है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि इसमें नाइट्रोजन कर रहा है कि ऑक्सीजन कर रहा है, सल्फर कर रहा है कि आपका जो है नाइट्रोजन कर रहा है। इसमें ये जो है इस तरह से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। एम्बीडेंटेड केस में जो स्पेशल केस है इसको याद रखना है जब भी आपको इस तरह से करना हो। अच्छा, एक बात और है, जो प्रीफिक्स होता है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ ईच लिगेंड। अगर मान लो 5 क्लोरीन है तो उसको पेंटा क्लोरो बोलेंगे, अगर 6 है तो हेक्सा क्लोरो बोलेंगे। तो ये आपको यूज, डाई क्लोरो है, 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो बोलेंगे। तो जो आपको यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा यूज इंडिकेट द नंबर ऑफ ईच लिगेंड। अगर आपका इफ द लिगेंड्स नेम्ड such a prefix ligand name should be placed in the parenthesis and respectively। अगर हम बात करते हैं 20 ट्रिस और यहाँ टेट्रा किस, पेंटा किस एंड हेक्सा किस, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे when the coordination sphere is anionic, अगर आपका coordination sphere anionic है, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इंड इज 8 लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका एनायनिक है, मतलब जब यहाँ पे मेटल लिगेंड एन है और ये आपका एनायनिक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेटल जो है वो आपको 8 लगा रहा है। मेटल के नाम के लास्ट में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। फॉर कैटायनिक और न्यूट्रल जो कोऑर्डिनेशन जो है स्फीयर के लिए, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन एज सच विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नाम लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर एनायनिक है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, उस कंडीशन में मेटल के नाम के आखिरी में आपको 8 लगाना है। अगर न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में आपको, या आयनिक है उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है। तो ये सारी बातें अगर आप नोट करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे मान लो कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे हेक्सा, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है।
ओके, कैटायन पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटायन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पहले कैटायन है और बाद में एनायन है, हेक्सा एमीन। ओके, क्योंकि हेक्सा है और अल्फाबेट के देखो लिगेंड किसमें, लिगेंड देखिए होमोलैप्टिक लिगेंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नाम हेक्सा एमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखेंगे क्यों, यहाँ पे थर्ड ऑक्सीजन स्टेट में, क्योंकि रोमन अंक में लिखना थर्ड कैसे, तो यहाँ -3 है और यहाँ +3 हो जाएगा, है ना, यहाँ -3 होगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ क्लोराइड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस और ये भी प्लस है, तो डाई एमीन सिल्वर प्लस है, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन स्टेट में है, क्लोराइड है यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर देखें तो न्यूट्रल है, तो जीरो ऑक्सीजन स्टेट है, मतलब आयरन पे कोई ऑक्सीजन स्टेट नहीं है, जीरो ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पे। यहाँ पे लिगेंड की साइड न्यूट्रल है। पोटेशियम अमोनियम यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस। देखो इंपॉर्टेंट बात आ गई, जब भी आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिव एनायनिक होगा उस कंडीशन में मेटल के लास्ट के नेम में 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 8 जुड़ा होगा, यहाँ 8 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात अभी ऊपर भी है कि पहले क्या करना है, कैटायन का नाम रखना है, तो पोटेशियम, बाद में एनायन का नाम रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा पहले कैटायन का नाम रखना है। किसका नाम रखना है, कैटायन का। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे कैटायन था प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे आपका न्यूट्रल था, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस का पहले रखना है पोटेशियम, बाद में आपको प्लेटिनम का नाम रखना है पोटेशियम, उसके बाद अमीन, एमीन और पेंटाक्लोरो प्लेटिनेट, और फोर्थ ऑक्सीजन में इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख लो यहाँ कैसे फोर्थ है, तो यहाँ 5 Cl है, 5 Cl का मतलब इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे माइनस, ये +1 है, इस पे माइनस कॉम्प्लेक्स पे माइनस समझ जाएगा। -1 का मतलब है कि इसके ऊपर है और 5 Cl इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब +5 इस पे, +5 इस पे, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे +4 दो। इस तरीके से यहाँ पे आपका पोटेशियम एमीन पेंटाक्लोरो, है ना, क्लोराइडो और प्लेटिनेट, और यहाँ पे फोर्थ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे पोटेशियम फिर प्लस है फिर माइनस, तो पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो और फेरेट और थर्ड और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे जो है आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, कोशिश करना है, इसके जो भी फंडामेंटल्स है, नाम रखने के जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है, उसको याद रखेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। हम वन शॉट वीडियो में सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपको रिविजन के तौर पर आपको थोड़ा सा आसानी हो, और क्वेश्चन जो करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम देखें, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है प्लस और ये माइनस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स किया हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे जब आपका जब भी एनायनिक लिगेंड होगा, यहाँ पे क्या है, टेट्राएमीन क्लोरोआइडो क्लोराइडो नाइट्रो एन क्यों लगाया कि नाइट्रो में जो है आपका एन न्यूट्रल साइड है, और कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, इस तरीके से। इसके बाद देखो यहाँ पे क्लोराइडो 20 क्यों लगाया, यहाँ पे इथेन 1 डाइएमीन, जो यहाँ पे 3 डाइएमीन है, यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको हम 20 लगाएंगे। अगर 3 होता है तो वहाँ पे ट्रिस लगाते हैं, हेक्स होता है तो वहाँ पे 6 होता तो वहाँ पे 5 होता तो पेंटाकिस, इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे 20 और इथेन 1 डाइएमीन, नाइट्रो का मतलब यहाँ पे जो लिगेंड है वो ऑक्सीजन जो है आपको डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को, और यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो इस तरह से आपको नाम रखना है। पोटेशियम रखना है क्योंकि कैटायन का नाम पहले रखते हैं। उसके बाद ट्राईऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो है यहाँ पे, और यहाँ पे एल्मुनेट, ये एल्मुनेट क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो ये वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज जब होता है तो यहाँ पे मेटल के आखिरी में 8 लगाते हैं, जो भी बताया था मैंने। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो फिर भी यहाँ एनायनिक है तो फिर यहाँ भी 8 लगेगा, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लेटिनम के पास जो है 8 लगेगा। कहाँ लगेगा, प्लेटिनम के, क्योंकि ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे कॉपर के पास लगेगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ कॉपर है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 8 लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव के जब स्फीयर होता है हमेशा जो मेटल होता है उसका नाम क्या आखिरी में 8 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ देते हैं। अच्छा भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेक्साएमीन क्रोमियम और उसके बाद थर्ड और ट्राईऑक्सैलेटो कोबाल्ट रखते हैं। तो इस तरह से नाम आपको रखना है, याद रखना है, कैसे करना है क्या नहीं करना है, ये सब आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क है, इसको आपको ध्यान समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म होती है, और यहाँ पे देखा जाए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, जो कि यहाँ पे देखिए कई टाइप की होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड विद देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे कैसे आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दैट गिव डिफरेंट आयन इन अ सोल्यूशन। जब भी इनको अगर इनका सोल्यूशन इक्वल सोल्यूशन डालते हो तो यहाँ पे जो आयन होंगे अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि इसका जब डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे सल्फेट मिलेगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा दिखाएं आपको तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसका डिसोसिएशन करेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे अमोनिया का 5 है, और यहाँ पे आपको Br है। और इस तरह से जब आप भी इसको ब्रेक करोगे टूटेगा तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको जो सल्फेट है वो 2- में जाएगा और यहाँ पे 2+ में आ जाएगा। यहाँ पे जो कोबाल्ट है
अमीन है यहाँ पे, और यहाँ 5 है और यहाँ पे सल्फेट है, और इस तरह से वे टूटेगा तो यहाँ पे आपको Br माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्लस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? प्लस मिलने। तो कहने का मतलब है कि जो आयन मिल रहे हैं दोनों डिफरेंट, हालांकि सेम आइसोमर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट जो आयनाइजेशन है वो डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे आपको सल्फेट मिल रहा है और यहाँ पे क्या है, ब्रोमाइड आयन मिल रहा है। इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स दैट गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे आयोनाइजेशन बोलते हैं। आइसोमेरिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे हाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे देखें कॉम्प्लेक्स में कि कॉम्प्लेक्स दैट डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल या 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो एक्वा कम वाटर है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वाटर के डिफरेंस की वजह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस तरह की जो आइसोमेरिज्म यूज करती है उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, तो ये हाइड्रेट हो गया। यहाँ पे लिंकेज की बात करें तो लिंकेज में फर्क है, जो एम्बीडेंटल लिगेंड होते हैं इनके पास एक ज्यादा लिंकेज साइट होती है, जैसे जो भी एम्बीडेंटल लिगेंड होते हैं वहां पे इस तरह की चीजें पाई जाती है लिंकेज में। कॉम्प्लेक्स दैट डिफर इन द एटम ऑफ लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम शो बाय द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिंकेज में फर्क आता है। मान लो कि नाइट्रो का आपको HCN है तो यहाँ पे सल्फर भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। तो यहाँ लिंकेज में जब फर्क आएगा कॉम्प्लेक्स में तो हम बोल सकते हैं उसको लिंकेज आए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डोनर साइट है, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट को नाइट्रोजन डोनर पेयर दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखा जाए जो सब कुछ सेम है, बस क्या है लिंकेज में फर्क है। इसलिए इस तरह के जो आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म यूज करेगी इन कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, यहाँ पे अगर बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में फर्क हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन देखो यहाँ पे occur when the both positive and negative ions are complex ion are those isomer differ in the Lagrange distribution into complex। अब यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस है। मान लो यहाँ पे क्या है, हमने बताया जरूर, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा हुआ है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्रोमियम के साथ CN लगा हुआ है। अब हुआ क्या, एक्सचेंज हो गया, ये इधर चला गया और यहाँ चला गया। तो यहाँ पे आपको क्रोमियम के साथ क्या हुआ, सॉरी क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, यहाँ कोबाल्ट के साथ जो एक्सचेंज हो गया यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस था और ये माइनस था। इस तरह के जो आइसोमेरिज्म यूज करते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, या इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर के बारे में जानते हैं। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म वो कई टाइप के होते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर होते हैं, इसमें आयोनाइजेशन में फर्क आता है, क्योंकि आफ्टर आयोनाइजेशन जो है डिफरेंट आयन मिलते हैं, जो कि जो दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, वाटर का जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्केल में डिफरेंट होने की वजह से हम इसको बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे अगर लिंकेज की बात करें तो लिंकेज में फर्क है। यहाँ पे अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में नाइट्रो आपका जो लिगेंड है, जो नाइट्रोजन डोनर साइट है, यहाँ पे ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, फिर यहाँ पे नेगेटिव प्लस हो गया। इस तरह के जो आइसोमेरिज्म करते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आगे बढ़े, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्पेस में डिफरेंस होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म यूज करेगी उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पे अगर देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट पॉजिटिव पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस, तो स्पेस में डिफरेंस होने, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब जहाँ पे सिस एंड ट्रांस, यहाँ पे राइज इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द डिफरेंस पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। और यहाँ कहाँ होता है, occurring in the complex is represented by two different structure which non super mirror image of each other। मतलब दो जो कॉम्प्लेक्स होंगे, दो ऐसे होंगे जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, वो हमेशा क्या एनहांसर होंगे, या उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ये डायस्टोरिक कंपाउंड होते हैं जो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। यहाँ पे देखो अगर एग्जांपल की बात करें तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे A3B3 टाइप होते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे फेस एंड मरा आइसोमर्स होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पे इसलिए होता है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये मॉलिक्यूलर हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ फेशियल का मतलब 3 दोनों एटम ऑफ सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, आमने सामने होती है। इस तरह से होते हैं, आमने सामने होते हैं, यहाँ पे फेशियल बोलते हैं, और यहाँ पे मेडियल पोजीशन पे मेडियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं इस तरह के, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 है, B2 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिस आइसोमर्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे ये पास में है और ये दूर हो गए, तो इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस फॉर्म को बोल सकते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपका सिस और यहाँ पे क्या है, ट्रांस है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, देखो यहाँ पे 2 बी पास में है और यहाँ बी दूर, तो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस, यहाँ भी क्या है ट्रांस है और क्या है सिस है।
तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स होते हैं यहाँ फेस और मर्ज होते हैं, स्पेशल केस होता है जहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये सारे आते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो दो लिगेंड एक जैसे एक साइड में है, एक साइड में, यहाँ से बोलेंगे ट्रांस इसको बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे होगा कि तीनों डिफरेंट टाइप के हो जाए तो उस कंडीशन में तीन एग्जिस्ट करेंगे। कितने करेंगे? 3। लेकिन अगर देखो दीज आइसोमर्स की बात करते हैं, इस आइसोमर की बात करते हैं, आर ऑब्टेन्ड बाय द सेलेक्टिंग वन लिगेंड ए एंड देन प्लेसिंग द रिमेनिंग 3 लिगेंड्स BC ओनली बाय वन ट्रांस लिगेंड एंड शो 3 आइसोमर्स। यहाँ पे जब भी आपके इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वहां पे 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें, यहाँ पे देखो दीज टू स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज टुगेदर। किसी भी प्लेन से आप इनको आप बांट नहीं सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, या इसको बोलते हैं सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं इनएंसीमर बोल सकते हैं। यहाँ भी इनएंसीमर है, मिरर इमेज नहीं है, यहाँ मिरर इमेज दोनों आपस में है। यहाँ देखें, यहाँ भी आपका मॉलिक्यूल हैविंग मिरर इमेज, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डी फॉर्म होगी, एल फॉर्म होगी। जब यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो लियो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे ऑक्सिलेट हो सकता है, 3 डायमीन्स होता है यहाँ पे। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में हमेशा जो है ऑप्टिकल आइसोलेशन शो होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें एथिलीन डायमीन है, यहाँ कोई बाई दो आपके यहाँ पे इस तरह के जो भी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स होंगे वहां पे आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोलेशन शो करता है। तो ये सारी बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। फेसमर आइसोमर क्या होते हैं, सिस ट्रांस क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये सिमेट्रिक कंडीशन होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होगा। ठीक है, अब कुछ बातें और कर लेते हैं। यहाँ बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग 6 डिफरेंट मोनोनेटल लिगेंड है, हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय प्लैटिनम के साथ बनाया गया है। तो थ्योरेटिकली जो है 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, आर पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड, बट ओनली 3 ज्योमेट्रिकल्स होते हैं उसमें। कितने होते? 3 ज्योमेट्रिकल्स होते हैं। आइसोमर हैव बीन आइसोलेटेड, इनको 3 आइसोलेट किया गया है। ईच ऑफ 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं एग्जिस्ट इन द ऑप्टिकली एक्टिव डीएल फॉर्म, तो कुल 30 हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आइसोमर की बात करें, विच इज नॉट कंपेबल टू रोटेटिंग द प्लेन ऑफ लाइट्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मेटल लिगेंड का, अगर रोटेशन नहीं करा पाता उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं। अगर हम कह दें यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं, उसको मीजो भी कह सकते हैं, जहाँ पे जो रेशियो बराबर दोनों का हो प्लस माइनस का, उसको हम मीजो कंपाउंड भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हम कह सकते हैं इन डीएल मिक्सचर इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपोजिशन पढ़ाया हुआ मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया कि मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल लिगेंड मेक अवेलेबल इम्पटी डी ऑर्बिटल इक्वल टू क्वांटम नंबर। मतलब जो भी लिगेंड मेटल के पास अप्रोच कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, लिगेंड मेटल उतना ही ऑर्बिटल जो डी ऑर्बिटल है खाली करता है और जो है वो लिगेंड को जगह देता है और फिर वहाँ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बात करें ऑर्बिटल में भी इनर ऑर्बिटल बन सकता है जो भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और 1 का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1n-1d ns और np, अगर यहाँ पे इनर ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, और यहाँ पे आउटर बोलते हैं जो nd ns और np, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड स्ट्रांग होता है उस कंडीशन में डी जो अंदर का जो डी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर होते हैं, और यहाँ अंदर का अगर यूज होता है बॉन्डिंग बनाने के लिए उसको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर का डी ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डालता है उसको उस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और यहाँ बोल सकते हैं आउटर लिगेंड भी बोल सकते हैं, और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, तो इनर और आउटर दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तो वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडेशन, मतलब बॉन्ड बनाने से पहले जो भी मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, पहली बात है कि मेटल के पास उतने वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए लिगेंड। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है लिगेंड मेटल के साथ में, तो लिगेंड मेटल के पास 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए कि लिगेंड उसको दे सके। और यहाँ पे मेटल जो अपना बॉन्ड बनाने से पहले मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और एक सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करता है, उसके बाद फॉर्मली बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैकेंट जो ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और बनाते हैं सेट ऑफ जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतना ही ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्विवेलेंट ऑर्बिटल डिफरेंट ज्योमेट्री, ऐसा चीज ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल बना सकते हैं, और स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। अगर यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, यहाँ पे बात करें अगर 2 होता है तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन sp होगा, ज्योमेट्री आपकी लीनियर होगी, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पे। इस तरह से जो है आपके 2 लिगेंड लगा हुआ है, कितने लगे? 2 लगे। इस तरह से अगर लिगेंड होते हैं तो यहाँ पे एक की वैरायटी होता है, लीनियर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मेटल है लिगेंड है, मेटल है आप इस तरह से Ml3 टाइप का लिगेंड है कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इस तरह से ज्योमेट्री होगी, यहाँ बीच में मेटल होगा और यहाँ पे क्या लिगेंड होगा। यहाँ पे HgI3 है,
जो कि एग्जाम्पल इसका है। sp3 की बात करें तो टेट्राहेड्रल में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आते हैं, निकिल न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे +2 में है निकिल। ओके, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड है, यहाँ पे कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है, ऑल दीज लिगेंड आर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, DsP2 की बात करें, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो यहाँ पे निकिल का जो कॉम्प्लेक्स होता है कॉपर का है, और यहाँ पे निकिल अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, DsP3 की बात करें तो यहाँ पे 5 अगर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं आपस में तो यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल का मतलब है यहाँ पे आपके स्क्वायर हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। यहाँ बीच में मेटल होता है और ये क्या हो लिगेंड होती है, इस तरह से होता है कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर पिरामिडल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल की बात, इनर का मतलब होता है कि जब 1 माइनस जो डी है, क्या है 1 माइनस n माइनस डी है, जो ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर का जो है n माइनस जो 1 है, जो डी ऑर्बिटल यूज हुआ है उसको यहाँ पे भी यूज हुआ है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या कह सकते हैं जो कि इनर कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ भी है आपका sp3 जो बाहर का जो डी ऑर्बिटल nd ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, लेकिन आउटर ऑर्बिटल से यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे से वीक टाइप के लिगेंड जैसे होते हैं, वाटर है, अमोनिया है, +2 में है, +3 में यहाँ पे कोबाल्ट है, इसलिए यहाँ पे अंदर का डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। ओके, ये सारी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ अनपेयर पूछा जाता है। तो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का इन्वॉल्व जो है डी ऑर्बिटल n-d होता है, जो कि 3d होता है। और यहाँ जो ऑर्बिटल कौन सा है, अगर मान लो 3d सीरीज का मेटल कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो 3d होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो आपका 4d का यूज हो रहा है। किसका हो रहा है, 4d का। और हमेशा जब 3d ऑर्बिटल यूज होगा, अंदर का यूज होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, उस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेयर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, जो इंपॉर्टेंट है। हैव लेस नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे और दूसरी बात है, कुछ एग्जांपल है कोबाल्ट का, एमीन का एग्जांपल है, साइलाइट का एग्जांपल है, यहाँ पे मैंगनीज है और यहाँ पे कोबाल्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है आर जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक। अगर मान लो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी, ये सारे अनपेयर्ड है, तो जितने अनपेयर्ड होंगे उतना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। अगर ये पेयरिंग में हो गए तो यहाँ बोलेंगे डायमैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक है लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं। और हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब सुनना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको बोल सकते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसको पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो पैरामैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटम, हमेशा n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 होता है उसमें 1.7 बोर मैग्नेटम होता है। लेस देन 2 होता है, अगर 2 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, लेस देन 3 होता है 3। अगर n की वैल्यू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू आपकी 3 पॉइंट समथिंग होती है, लेस देन 4 होती है। 4 होता है तो मोर देन, आप कह सकते हो 4 होता है, लेस देन 5 होता है, 5 होता है तो मोर देन 5, लेकिन लेस देन आपका 6 होता है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन एग्जाम में आता है। चलिए, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से लिमिटेशन है, जो यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एजम्पशंस है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड फील्ड में कोई इन्होंने फर्क नहीं बता पाया। और इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट मैग्नेटिक जो डाटा था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में स्पेक्ट्रम, यहाँ पे इट फेल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेप, और इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर के बारे में नहीं बताया, स्पेक्ट्रल जो प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये सारी चीजें, इट फेल टू प्रेडिक्ट द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारी बातों के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, जो कि बाद में थ्योरी आती है जिसको नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल फील्ड, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड की बात करते हैं तो इट इज कंसीडर्ड द बोथ जो मेटल है, बोथ जो भी यहाँ पे क्या क्या इनके जंक्शन थे, यहाँ पे कंसीडर इन्होंने किया कि बॉन्ड जो बन रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में वो आयनिक है। इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब उनके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। यहाँ पे टोटली जो है पॉइंट चार्ज की तरह इनको माना गया, उनके बीच में इंटरेक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का। और ड्यू टू द डिफरेंस इन यहाँ पे ड्यू टू देयर डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से यहाँ पे विद द लिगेंड्स डी ऑर्बिटल स्प्लिट इन द टू ग्रुप व्हिच हैव डिफरेंट एनर्जी, मतलब मेटल के पास प्लस चार्ज होता है और लिगेंड अप्रोच कर रहा है एक ज्योमेट्रिकल शेप में, और लिगेंड जब अप्रोच कर रहा है इनके पास
दे इनके ओवरलैपिंग के लिए नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से मेटल इनके पास अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने के पास मेटल के पास डी ऑर्बिटल होता है, कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। इसको हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम डी एक्स वाई बोलते हैं, इसको डी एक्स जेड बोलते हैं, इसको डी वाई जेड बोलते हैं, इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं, इसको डी जेड स्क्वायर। इतनी बातें पता है। ये सारे 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो अलोंग इन बिटवीन एक्सिस है। कहाँ पे है? इन बिटवीन एक्सिस है। कहाँ पे है? इन बिटवीन। 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं या कहाँ पे है? अलोंग द एक्सिस, मतलब अलोंग द एक्सिस है। इस तरह से ऑर्बिटल पाएंगे और इस तरह से ऑर्बिटल आपको मिलते हैं। इसको जेड बोलते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस। इसको बोल दिया गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको बोला गया डी जेड स्क्वायर। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और यहाँ पे डी वाई जेड। तो ये जो 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं वो जो है इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस इसलिए आता है कि कुछ ऑर्बिटल्स की जो यहाँ पे जो जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल के पास में, तो एक लिमिट तक मेटल की एनर्जी जो है आप घटेगी। लेकिन जब लिगेंड मेटल के पास बहुत ज्यादा करीब आ जाता है उस कंडीशन में मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, पांचों की एनर्जी बराबर होती है, लेकिन अलोंग द एक्सिस कुछ लिगेंड्स कुछ ऑर्बिटल्स डी के होते हैं, कुछ इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। तो जब ऑक्टाहेड्रल लिगेंड का अप्रोच होता है उस कंडीशन में जो अलोंग द एक्सिस जो लिगेंड है ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्ट उनके साथ टक्कर होती है लिगेंड की और ऑर्बिटल्स की, और मेटल की जो ऑर्बिटल्स है अलोंग द एक्सिस है उनके साथ। इसकी वजह से जो अलोंग द एक्सिस डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, और जो इन बिटवीन एक्सिस हैं डी ऑर्बिटल्स उस कंडीशन में उनकी एनर्जी घटती है और इस तरह से डीजेनरेसी जो डी ऑर्बिटल्स की वो खत्म हो जाती है और यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है डी ऑर्बिटल्स हो जाती है और वहां पे डिफरेंट सेट ऑफ एनर्जी बनता है। अगर ऑक्टाहेड्रल मेटल लिगेंड अगर 6 है इस तरह से, तो यहाँ पे जो आपका जो डी ऑर्बिटल्स है, जो डी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे ये टूट जाता है इजी सेट में और यहाँ बन जाता है टीजू सेट। हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है डी ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी जो है यहाँ पे डी जनरेट है, यहाँ पे डी जनरेट है। थोड़ा सा जब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल के पास एनर्जी बढ़ेगी एवरेज, लेकिन जब मेटल एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप में जब आएगा तो यहाँ पे जो है अलोंग द एक्सिस आएगा। तो जो 2 ऑर्बिटल्स हैं जो इन बिटवीन एक्सिस हैं, इन अलोंग द एक्सिस है और इन बिटवीन एक्सिस है, तो इस एक्सिस जब लिगेंड आएगा तो इनकी एनर्जी तो बढ़ेगी, इनकी घटेगी। तो यहाँ पे जो इजी सेट है, यहाँ पे इजी सेट है जिसको बोलते हैं इजी सेट, जिसकी एनर्जी बढ़ रही है जिसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इनकी एनर्जी बढ़ती है। किनकी एनर्जी बढ़ती है? इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और कितना बढ़ रहा है? प्लस 0.6 ऑक्टाहेड्रल एवरेज एनर्जी 12 सेंटर बोलते हैं इसको, और ये पूरे को हम डेल्टा जीरो बोलते हैं। ओके, इजी है और ये क्या है? T2G, और इसको बोलते हैं dxy dxz dyz, और इनकी एनर्जी घटती है -0.4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इस तरह से होती है। अगर आपको निकालना है, यहाँ पे अगर बात करें कि जो स्प्लिटिंग है, जो यहाँ इन दोनों के बीच की जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हो रही है, जो डेल्टा जीरो डिपेंड अपॉन सम, कह सकते हैं कि कुछ बातों पर डिपेंड करती है। मेटल के कितना मेटल पे ऑक्सीजन नंबर है, अगर ज्यादा ऑक्सीजन नंबर मेटल पे है तो वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील होता है वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर जो लिगेंड का है कि जो कार्बन के लिगेंड है उनका जो है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद नाइट्रोजन के होते हैं, ओके, उसके बाद आपके कार्बन के, नाइट्रोजन के, उसके बाद आपके ऑक्सीजन के हो जाएंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को। इस ऑर्डर को याद रखेंगे तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स की भी बढ़ेगी, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्प्लिटिंग जो फैक्टर डेल्टा जीरो जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो हो रही है वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, मेटल का चार्ज कैसा है, डी ऑर्बिटल्स जो है 3D के हैं, 4D के हैं, 5D के हैं, उन सब बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इस तरह ये ऑर्डर ऑफ लिगेंड अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, कॉल इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वीक लिगेंड फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, इंक्रीज टीएफएसी करेगा। जैसे से लिगेंड फील्ड बढ़ेगी तो मेटल लिगेंड बीच इंटरेक्शन होगा या जो ये ऑर्बिटल जो स्प्लिट हो रहा है वो जो है स्प्लिट ज्यादा बढ़ेगा। जैसे लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उस वक्त कंडीशन में आपका स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। मेटल का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बातें और है। फॉर कॉम्प्लेक्स की बात करें, लिगेंड फील्ड अगर डी ऑर्बिटल ऑक्युपाइड डिपेंड अपॉन द डेल्टा जीरो पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ पे कहते हैं कि डेल्टा जीरो अगर ज्यादा है, जो स्प्लिटिंग ज्यादा है, गैप ज्यादा है डेल्टा पी से, उस कंडीशन में डेल्टा जीरो लार्ज होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। मतलब जब भी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन को पेयर कंडीशन पेयरिंग होगी, नीचे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, उसके बाद उतनी एनर्जी नहीं है। अगर डेल्टा जीरो कम है, गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे भरेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो, इस कंडीशन में नीचे के जो ऑर्बिटल है भरने के बाद भी रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे बातें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है जस्ट रिवर्स होती है। इसकी वजह ये होती है कि जो मेटल लिगेंड जो अप्रोच होता है टेट्राहेड्रल में, जस्ट यहाँ पे कॉर्नर से लिगेंड का अप्रोच होता है। तो जो इन बिटवीन एक्सिस लिगेंड होते हैं, उनका जो इन बिटवीन एक्सिस जो डी ऑर्बिटल्स है, उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है लिगेंड से, उनकी एनर्जी बढ़ती है और एक्सिस पे उनकी एनर्जी घटती है। जस्ट रिवर्स स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। तो रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टी बराबर 4.9 और जिसको बोलते हैं 4.9, इसको याद रखना है, ठीक है। ये होती है रिलेशन होता है डेल्टा टी में और ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स स्प्लिटिंग है, क्योंकि कॉर्नर से जब लिगेंड का अप्रोच करेगा मेटल के पास, तो उस कंडीशन में इन बिटवीन जो एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बढ़ेगी और बाकी एनर्जी घटेगी। तो ये रिवर्स स्प्लिटिंग है, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं कुछ यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, जो कि यहाँ पे कहेंगे जो यहाँ पे वायलेट कलर होता है, ब्लू कलर होता है, इस कलर की वजह ये होती है कि यहाँ पे अब्सेंस ऑफ लिगेंड अगर होता है, लिगेंड अगर नहीं होता है, यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्म होते हैं, तो क्रिस्टल फिंगरप्रिंट डज नॉट ऑकर एंड हेंस सब्सटेंस कलरलेस होगा। यहाँ पे जो इनके सॉल्ट्स होते हैं इनके कलरलेस होते हैं, लेकिन इनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं कलर कंपाउंड, इसकी वजह ये होती है सीएफएससी होती है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग होती है, एनर्जी गैप होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इसलिए कलर यहाँ से आता है। यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें सीएफटी की बात, सेफ्टी के बारे में, तो इट डज नॉट कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। पाई बॉन्डिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया इन्होंने। इट डज इट आल्सो अनेबल टू अकाउंट सैटिस्फैक्टरी फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन लिगेंड फिर ऑफ द OH माइनस। इसके बारे में कोई बता पाया। इट गिव नो अकाउंट ऑफ द पार्शियली कोवेलेंट नेचर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड, मतलब मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है पार्शियली जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या कोवेलेंट नेचर का के बारे में कोई नहीं बताया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कैलकुलेशन ऑफ सीएफसी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे सीएफसी, बहुत सिंपल है, -0.4 से x हो जाएगा और 0.6 डेल्टा 0। यहाँ x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2Tg है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg में है। स्ट्रॉन्ग ऑक्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा तो हाई वैल्यू होगी तो लो स्पिन कंपोनेंट। जब भी लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उस कंडीशन में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, और जब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर वाले में नहीं जाएगा, नीचे वाले ही भर जाएगा, उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन जब वीक लिगेंड फील्ड होगा स्प्लिटिंग बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ऊपर चला जाएगा, उस कंडीशन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लो स्पिन और हाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड डिपेंड करेगा। तो डेल्टा 0 ज्यादा है उसके अब देखो एक बात और है कि डेल्टा 0 अगर ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होगा एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें कलरलेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ हाई एनर्जी हाई ऑब्जॉर्बेंस शॉर्टर वेवलेंथ होगी, और शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है कि कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा। ओके, यहाँ स्मॉलर डेल्टा 0 लोअर एनर्जी होगी, लाइट अब्सॉर्ब करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है उसके इंटेंस जो उसकी जो इंटेंसिटी होगी ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे ऑल एक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो निकिल कॉपर +1 कॉपर +2 जिंक एंड कोबाल्ट और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सारे जो है आउटर कॉम्प्लेक्स। निकल +2 में D8 कन्फिगरेशन में होगा तो D8 में एक ही D ऑर्बिटल खाली होगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। कॉपर है तो यहाँ पे 10 में है, 2 में है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 2 D ऑर्बिटल जो होंगे, जो यहाँ कहने का मतलब है इनके पास जो n-1 जो D ऑर्बिटल्स है, जो 3D इनके पास जो D ऑर्बिटल, उसमें यहाँ पे ऑर्बिटल खाली नहीं, यहाँ पे 2 चाहिए हमको। अगर ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो D2sp3 चाहिए, तो यहाँ पे 2 हमको नहीं मिल पाएगा, इनमें कॉम्प्लेक्स में नहीं 2 मिल पाएगा क्योंकि हाई नहीं है। ओके, तो चलिए तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। और बॉन्डिंग यहाँ पे कलर की बात करते हैं, जो कलर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है, तो जो भी यहाँ पे मान लो कि स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे Eg है और यहाँ पे T2G है, इस तरह से स्प्लिटिंग हुई है D ऑर्बिटल्स की, 5 D ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा विजुअल रीजन से लाइट, और यहाँ पे अगर रेड रीजन का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको ग्रीन देखने को मिलता है। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड मिलेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू मिल रहा है, ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज मिलेगा। इस तरीके से आपको कलर हमें अपीयर होता है। तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें अपीयर होता है, ठीक है। ये अगर बॉन्डिंग की बात करें, मेटल कार्बोनाइल की बात करें, तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल कॉन्स्टिट्यूट दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे और कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ओके, और यहाँ पे दीज आर होमोलेप्टिक कार्बोनाइल, मतलब कंपाउंड के अंदर जो है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें एक तरह का लिगेंड है उनको बोलते हैं होमोलेप्टिक कार्बोनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो सारे मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक ही इसमें सेंटर है जिसको डोनेट कर रहा है कार्बोनाइल लिगेंड, और यहाँ पे आपको इस तरह से मेटल को यहाँ पे देता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक यहाँ पे सिनर्जिक इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है कार्बोनाइल में, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसका नाम है अलग अलग, पेंटा कार्बोनाइल वैनेडियम है, 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ भी 0 में, यहाँ भी 0 में है, तो यहाँ पे 0 है। टेट्रा कार्बोनाइल के लिए सारे 0 में। यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर का मतलब है कि 2 एक से ज्यादा जो है आपको कार्बोनाइल है, मैंगनीज है 2, इस तरह कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पे भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है,
यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल होता है, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लेनर यूनिट ज्वाइन बाय, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड है मैग्नेट के बीच में, और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर जो है कॉम्प्लेक्स से जो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मेटल है वैकेंट डी ऑर्बिटल से, और यहाँ पे आप देखते हो कि लिगेंड के पास जो फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इसको पेयर देगा, और जब यहाँ पे इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब भी यहाँ पे, लेकिन इसके पास पाई बॉन्ड है, एंटी बॉन्डिंग है, और जब भी जब इसको दे देगा तो ये वापस जो है इसको लेता है, तो बैक बॉन्डिंग होती है, तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे पी पाई है, क्या है पी पाई है, और यह क्या है डी है। और तो यहाँ हम कह सकते हैं डी पाई से पी पाई हो रहा है, डी पाई से पी पाई, है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पाई जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है इस कार्बन के अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो इसके बीच तो बॉन्ड बनेगा, है ना, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है वीक होगा, मतलब ये जो बॉन्ड है ऑर्डर कम होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वीक बॉन्ड हो जाएगा। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही ये वीक होगा। कब स्ट्रांग होगा, जब आप मेटल लो ऑक्सीजन स्टेट में होता है, उस कंडीशन में ज्यादा सिनर्जिक इंटरेक्शन होता है, और उस कंडीशन में आप देखो यहाँ मेटल से कार्बन ये इस तरह से बॉन्डिंग है, पी पाई डी पाई से पी पाई जा रहा है ना, यहाँ पे डी पाई से पी पाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिनर्जिक इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, सिनर्जिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात दिया है, सिनर्जिक इफेक्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं इसको, दैट स्टेबलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स लिगैंड यूनिट, मतलब वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ओके। और यहाँ पे बात करते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन, जो कंपाउंड की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन ए सॉल्यूशंस रिफर टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज इन्वॉल्व इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम कहते हैं मेटल और लिगैंड के बीच में जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ डिपेंड किस बात पर कर सकती है, चार्ज ऑफ मेटल एटम पे करती है, इसको ऑक्सीजन नंबर कर सकते हैं। अगर ज्यादा ग्रेटर द चार्ज ऑन द मेटल सेंटर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन सारी बातों को बेसिक नेचर की बात करें तो यहाँ पे मोर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब लिगैंड का जो नेचर है, देने वाला अगर है, बेसिक नेचर है, उस कंडीशन में जो मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे दूसरी बात अगर देखें, प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग की बात करते हैं, अगर यहाँ पे मेटल लिगैंड के बीच में चिलेशन हो रहा है, यहाँ पे ऐसा लिगैंड हो जो आपका बाइडेंटेड लिगैंड हो, जो मेटल लिगैंड से जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वहाँ चिलेट का फॉर्मेशन होगा। चिलेट जो फॉर्मेशन होगा वो स्टेबिलिटी को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा, यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग। साइज ऑफ मेटल की बात करते हैं, अगर साइज आपका मेटल का छोटा है, स्मॉलर साइज है, तो मेटल आयन का मोर स्टेबल होगा, जो मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ द सेंट्रल एटम आयन, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ द मेटल्स आयन, मोर स्टेबल ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जैसी बात है, मेटल अगर छोटा साइज में है, पोलराइजिंग पावर से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा बहुत ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी जो मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाएगी। ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे कुछ बातें और हैं जिसको याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कुछ बातें और हम बता देते हैं फटाफट। चलिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इनका एप्लीकेशन कहाँ है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव जो है कह सकते हैं या क्वालिटेटिव कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन विथ निकल इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ निकल, मतलब निकल के साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और निकल को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो डीएमजी जो है आपको जो लिगैंड है, यहाँ पे डाई, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लिगैंड होता है, ठीक है जी, इस तरह लिगैंड है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। सॉरी, ACH3 है, डाइमिथाइल ACH3 है, और ये आपका डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड होता है। तो ये आपको डोनर साइड होती है, इस तरह से जब मेटल को निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर यहाँ पे भी अगर मान लो कि इस तरह से है, अगर देखिए यहाँ पे, तो निकल के साथ, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि दूसरा जो होगा इस तरह से आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और यहाँ पे निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन जो होती है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे क्या है, OH है, और ये निकल के साथ जो रिएक्शन हो रही है बेसिक कंडीशन में होती है, और बेसिक कंडीशन क्या है, नेगेटिव निकल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन और H+ है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जो OH है, यहाँ पे जो प्लस है और ये माइनस है, इसके बीच में इंटरेक्शन होता है, प्लस माइनस,
ओके, तो यहाँ पे जो आप देखते हो कि यहाँ पे 6 मेंबर का फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर है, यहाँ 6 मेंबर, ये 5 मेंबर है और ये 5 मेंबर है। तो कभी क्वेश्चन होता है कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है निकिल के साथ डीएमजी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कितने उसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो 5 मेंबर का फॉर्मेशन होता है और 6 मेंबर, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 रिंग 5 मेंबर है, 2 रिंग 6 मेंबर है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि निकिल और डीएमजी के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, और निकिल का आपका निकिल को अगर डिटेक्ट करना है दिस लिगेंड कैन यूज इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम विथ निकिल यूज डिटेक्शन ऑफ निकिल। तो निकिल को अगर डिटेक्ट करना है तो डीएमजी के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। यहाँ पे वो कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट इज डिटेक्टेड एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय अल्फा नाइट्रोसो बीटा गैथो के साथ यहाँ डिटेक्ट करते हैं। EDT इज यूज्ड लिगेंड फॉर डिटेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ मेनी मेटल्स, सोडियम को, हार्डनेस ऑफ वाटर को, यहाँ देखो हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद EDT है ना। द सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ दीज आयंस कैन बी डन ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम जो हार्डनेस परमानेंट जो हार्डनेस है वाटर की उसको खत्म करने के लिए EDT आपको यूज करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेटेड लिगेंड है। यहाँ पे कह सकते हैं मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और ये इसका ये एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। ओके, चलिए अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करते हैं। मेनी मेटल आर एक्सट्रैक्टेड एज देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम देयर सोर्स। जैसे हम बात करते हैं कि जो सिल्वर और गोल्ड का जो एक्सट्रैक्टेड एज ए देयर साइनाइड्स जो कि कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्वर को और गोल्ड्स को। मेटल कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्यूशन बाय एडिंग जिंक डालते ही आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल को जो है हम करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इज डन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन प्योर निकल्स फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकल कोबाल्ट है, यहाँ पे कार्बन कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि आपका टेट्राहेड्रल होता है, विच इज डिकम्पोज टू द गिव प्योर निकल। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है आपका डिकम्पोज होने के बाद प्योर निकल का फॉर्मेशन होता है। ये बायोलॉजिकल जो है अगर देखें बायोलॉजी में तो भी इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज अ मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको माइक्रोसाइक्लिक प्रोफाइलिन के साथ जो है मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, ब्लड एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर होता है। आयरन कॉम्प्लेक्स होता है, मैक्रोसाइक्लिक पोरफायरिन रिंग होती है जिसके साथ आपका आयरन का कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ बात करते हैं मायोग्लोबिन की, भी आपका स्टोरेज ऑक्सीजन करता है, रेगुलेट द रेस्पिरेशन की बात करते हैं। विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट की बात की, तभी एंजाइम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टाइड है जिसमें जिंक होता है ना ये। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैटलिस्ट की बात करें, जिंगल नाइट्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, और इसके बाद में टाइटेनियम क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, और यहाँ एल्युमिनियम आपका होता है जो कि टाइटेनियम, टेट्राक्लोराइड, ट्राइथाइल एल्युमिनियम जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे जो है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो ये यूज होता है। और भी सारे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज की बात करें तो यहाँ सिस्प्लेटिन जो है आपका यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सिस्प्लेटिन है जो यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। यहाँ अगर हम ये ऑल्सो क्योर टू लेड पॉइजनिंग की जो होती है उसको खत्म करने के लिए यूटी यूज होता है। तो सारे जो एप्लीकेशन थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग और अपनी हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। चलिए यहाँ बताना है कॉपर, कुछ क्वेश्चन बताना है। चलिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन का होगा बताइए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, यहाँ बताइए आंसर। यहाँ बताइए कॉपर जो है कहाँ गए, चलिए यहाँ पे कॉपर जो है सल्फेट डिसॉल्व इन अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्यों डिसॉल्व हो जाता है बताइए, क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मेशन इसका कॉपर साइड निकल, यहाँ पे बताइए अमोनिया ड्यू टू द, यहाँ पे कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन होगा बताइए, चलिए बताइए फॉर्मेशन इसका होगा, इसका होगा फॉर्मेशन। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन अमोनिया ड्यू टू द, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें कंसीडर फॉलोइंग आइसोमर्स की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करेक्ट, यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन जो करेक्ट है। यहाँ दिया हुआ है विल गिव ए पेल येलो कलर, विल गिव है फर्स्ट की बात कर रहा है, यहाँ जो फर्स्ट येलो कलर देता है एंड विल गिव द प्रेसिपिटेट इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, क्या दे सकता है क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका विल गिव द येलो कलर एंड विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्लोराइड देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्रोमाइड देता है येलो कलर का देता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट विल गिव द येलो कलर बिल्कुल देगा एंड सेकंड विल बी गिव द यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल ये भी प्रेसिपिटेट देगा और ये भी देगा, क्योंकि ये बाहर आपको सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन देगा सिल्वर के साथ में। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े इसको तो और भी ऑप्शन है, तो पहला तो सही है, पहला क्या है सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें
तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में और इसके बारे में दोनों प्रेसिपिटेट देंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट सही है। उसके बाद क्या है, विल गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या थर्ड देगा? थर्ड नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा हाइलाइट्स नहीं है आउटसाइड द काउंटर। जब डिसोसिएशन इसका होगा तो यहाँ ब्रोमाइड मिलेगा और यहाँ प्लस मिलेगा, यहाँ पे सिल्वर प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा और यहाँ पे प्लस मिलेगा। उस कंडीशन में यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगी सिल्वर नाइट्रेट की, तो यहाँ पे आपको प्लस और यहाँ माइनस रिएक्शन होगी, यहाँ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, बाकी कहीं भी रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे दिया है थर्ड विल गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट, थर्ड तो देगा ही नहीं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट विद द सिल्वर नाइट्रेट, ऐसा कैसे देगा? एक व्हाइट देता है कि नन ऑफ द अबव आइसोमर, नहीं फर्स्ट आंसर सही होगा इसका। ये क्या होगा? ये सही होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे आप बताना है नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन और है, यहाँ बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बताना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स एक्स गिव येलो कलर विद सिल्वर नाइट्रेट। येलो कलर का मतलब कौन देगा? देखो यहाँ पे ब्रोमीन देगा, ब्रोमीन देगा, बिल्कुल देगा, ये नहीं देता है, ये देगा ही नहीं, ये नहीं देगा, और यहाँ पे भी नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो एक्स जो है आपका यही कलर देता है, येलो कलर देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, क्योंकि जब आयोनाइज होगा तो यहाँ पे ब्रोमाइड आयन निकलेगा जो रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्रेट से और येलो कलर का फॉर्मेशन करेगा। और टू कंपाउंड्स आइसोमर है, दोनों कंपाउंड आइसोमर है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? तो बेरियम जो सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी डिसोसिएट होगा, ये 2 माइनस होगा, यहाँ 2 प्लस होगा, और बेरियम जो 2 प्लस में है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ये होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको करना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सॉल्यूशन है कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, मोलर मास इतना दिया हुआ है। ठीक है जी, इस पास थ्रू द कैटायन एक्सचेंजर द क्लोराइड आयन ऑब्टेन इन सॉल्यूशंस वेयर ट्रीटेड विद द एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट गिव इतना ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड्स, मोलर मास इतना दिया हुआ है। कितने हो जाएंगे? यहाँ पे देखेंगे मास बाय मोलर मास डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा बताइए? देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन दी है कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है? The chloride ion obtained in solutions were treated with the excess silver nitrate to give 4.7 ग्राम of silver chloride. ओके, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास दिया हुआ है, तो 4.78 अपॉन 1.43 करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 4 से कम 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पॉइंट का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स होंगे यहाँ पे आपका 3 होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड जो मिल रहा है, जो AgCl मिल रहा है, वो तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। इसका मतलब 3 मोल आपके सिल्वर नाइट्रेट यूज हो रहा है, इसका मतलब बाहर 3 होगा तभी तो यूज होगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चंस कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको, यहाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बताइए आंसर बताइए इसका। यहाँ देखिए, यहाँ अगर क्वेश्चन बात करते हैं, अकॉर्डिंग क्वांटिशन नंबर कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड सब दे रहा है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कंपाउंड करेस्पॉन्ड टू द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे तो देगा ही नहीं, यहाँ भी रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे क्वांटिशन कंपाउंड क्रोमियम क्लोराइड गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कंपाउंड करेस्पॉन्ड टू आयन, तो ये होगा आंसर। ठीक है, 2 आयन, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आयन मिलेगा, तभी तो 2 जो Cl मिलेगा तो 2 सिल्वर के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो मिलेगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा। तो आगे बढ़े हम लोग, इजाजत है। चलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी की बात करते हैं आप क्वांटिटेशन कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी क्वांटिटेशन कंपाउंड की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, बिल्कुल बात सही है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है आयनाइजेबल नहीं होती है। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी यार आयनाइजेबल, गलत बात है। तो नाइदर प्राइमरी वैलेंसी नॉर सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल, बिल्कुल गलत बात है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल और इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया, फिर इन द ब्लैंक्स करना आपको क्वेश्चंस को। यहाँ बताना है कि अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी देयर आर 2 टाइप ऑफ, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सेटिस्फाई बाई प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई सेटिस्फाई बाई नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल पे जो आयन पे जो सेटिस्फाई विद द, यहाँ पे क्या होगा देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, 2 है, प्राइमरी और सेकेंडरी है, और एनायन, क्योंकि मेटल कैटायन होता है और ये एनायन होगा, तो यहाँ पे आंसर सी होगा। ठीक है जी, इस तरह से आगे बढ़ ले। चलिए
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट करेक्टली मार्क्ड अगेंस्ट द कंपाउंड। यहाँ पे अगर देखें तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे 3 प्लस है ना, यहाँ पे क्या है 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पे 3Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ 3 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस भी होगा, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3 है, एकदम सही। कोऑर्डिनेशन में कितना है 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन में के बराबर होती है, तो यहाँ पे 6 है तो सही है। यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन और सेकेंडरी वैलेंसी सही है। यहाँ पे कितना है 2 प्लस है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको प्लस है तो यहाँ 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब यहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट में, तो ये भी सही है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 और 2 4 है, ये भी सही है। प्राइमरी कितनी है तो -2 है तो +2 है और तो यहाँ पे भी सही है। यहाँ देख लो तो यहाँ सल्फेट 2 माइनस है, यहाँ 2 प्लस है और कॉपर +2 में होना चाहिए, तो यहाँ प्लस, तो प्राइमरी वैलेंसी 4 नहीं है तो +2 है, तो +2 होगा तो ये प्राइमरी वैलेंसी होती है। यहाँ कोऑर्डिनेशन में कितना है 4 है, तो ये तो गलत है, ये गलत है, तो आंसर क्या होगा इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्टली मार्क्ड अगेंस्ट द कंपाउंड, यहाँ आंसर डी आपका करेक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना नहीं। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बात करते हैं, यहाँ पे विच और लिगेंड क्वेश्चन द फॉलोइंग लिगेंड्स विल नॉट शो चिलेशन, चिलेशन शो नहीं करता है। तो देखो जो लिगेंड कौन चिलेशन शो करेगा, जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है वही शो कर सकता है चिलेशन, जो 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बना सकता है। ये हेक्साडेंटेड होता है, ये आपका रिंग बनाएगा, यहाँ पे डीएमजी भी बनाएगा, क्योंकि निकल के साथ आपको पता है कि जो डीएमजी है आपका लिगेंड है, इस तरह से N है और ये CH3 है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, तो यहाँ लोन पे है, इस तरह से आपको पता है बॉन्ड बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे बनाएगा, ये बनाएगा, इसलिए नाइट्रोजन बनाएगा और एससीएन आपका नहीं बना, क्योंकि एससीएन अगर कहोगे कि यहाँ से बना ले मेटल के साथ में, तो ऐसे थोड़ी बनता है, 3 मेंबर इज नॉट स्टेबल नहीं होता है, यहाँ पे कभी भी नहीं बनाएगा ये, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा कि एससीएन है जो नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो लिखी गई, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, लेवल किया गया है और